रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा न्यू चैप्टर होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा नया अध्याय चैप्टर 3 है। इसके पहले हमने 2 चैप्टर समाप्त कर लिए। ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जेई मेंस और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, और 11th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ये लेक्चर हमारा फर्स्ट होगा। आज से ही हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, न्यूटन के गति के नियम। इसमें हम सभी बल लगभग पढ़ेंगे। इसमें चलिए शुरू करते हैं बल से। बल क्या होता है, आइए देखते हैं बल क्या है। इसको शॉर्ट में एनएलएम भी बोलते हैं। चलिए देखिए बल क्या होता है। इसमें हम न्यूटन अंकल के सभी नियम पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे। उनके 3 ही नियम थे इस चैप्टर में, बल चैप्टर में। उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और फ्रैक्शन है, सूडो फोर्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। चलिए बल से शुरू करते हैं कि बल क्या होता है। आइए देखते हैं। जिसको इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। और इसकी परिभाषा देखते हैं। बल वह बाह्य कारक होता है, पहले जान लीजिए कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार आकार या आकार में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। जैसे ये दीवार है, हम इस पे बल लगाएं, इसको धक्का दें और ये दीवार नहीं खिसक रही, तो ये कम से कम हमने इस दीवार पर प्रयास तो किया, बल लगाने का प्रयास किया है, पर बल नहीं लगा, बल काउंट नहीं हुआ, क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन होता तो वो हमें बल मिलता उससे, लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, उसको हम धक्का दे देते हैं, तो उस पर हम अगर बल लगा देते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। या फिर कोई वस्तु रखी है, उसको हम उस पर बल लगा देते हैं तो दब जाती है। जैसे पिस्टन, हमारा पिस्टन होता है, जैसे थोड़े से बल को लगाकर बड़ी भारी वस्तु को उठा सकते हैं, उसको पिस्टन बोलते हैं। आइए देखते हैं। पिस्टन का कार्य होता है कि थोड़ा सा हम कार्य करें और थोड़े से कार्य में हमको ज्यादा कार्य मिले। देखते हैं बल। बल वह बाह्य बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार व आकृति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास
करता है। जैसे कोई वस्तु है, उस पर हम बल लगाते हैं, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कोई सॉफ्ट वस्तु लें, अगर उस पर हमने बल लगाया तो दब जाती है, जितना वो दबा उस पर हमने कार्य किया, जो बल लगाया वही कार्य होता है हमारा, बल कार्य के बराबर भी होता है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। और जैसे दीवार है, इस पर हमने धक्का लगाया और ये कहीं नहीं गई, तो इस पर जो कार्य होगा वो शून्य माना जाएगा। हमने तो इस पर बल लगाया पर इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ये इसका जो हमारे पास कार्य मिला वो जीरो के बराबर। हम कार्य आगे पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है। कार्य उसके डिस्टेंस में परिवर्तन अगर नहीं मिल रहा है तो वो हमें कार्य नहीं मिल पाता है। या फिर परपेंडिकुलर जैसे होता है कोई चीज़, जैसे हम खोपड़ी में कोई बोझा रख कर चलते हैं तब भी वो कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि वो आपकी खोपड़ी के ऊपर रखा है, इसलिए वो परपेंडिकुलर लगता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं पहले कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार या फिर उसकी आकृति में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है, यही होता है। और वस्तु की गति की अवस्था क्या होती है? वेग। वस्तु की गति की अवस्था वेग होती है। वस्तु की गति की अवस्था वेग होती है। और वेग क्या होता है? अगर आप अभी नए हैं इस वीडियो में तो यहीं से आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। आपको अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप इससे डायरेक्ट देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि हम बेसिक से हाई लेवल तक आपको ले जाएंगे। वेग क्या होता है? वेग जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, क्योंकि ये वेग सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। परिमाण व दिशा, ये होता है वेग। मतलब ये वेग है, वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों भी होते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी। अब देखते हैं कि बल द्वारा वस्तु की जो अवस्था है उस पर एक स्पर्शी बल होता है और एक अभिलंबी बल। आइए उसकी चर्चा करते हैं। बल द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, ये देख लेते हैं, परिवर्तन को हम देख लेते हैं, परिवर्तन क्या होता है इसकी हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहला केस, हम केस बना लेते हैं। पहला केस, वो वाला केस नहीं, ये दूसरा केस है। आइए देखते हैं कि पहला केस हम मान लेते हैं बल स्पर्शी हो। स्पर्शी बल स्पर्शी का मतलब जैसे कोई ब्लॉक, मतलब जैसे स्पर्शी ये हमेशा क्षैतिज में लगेगा, जो अभिलंबी बल है वो ऊर्ध्वाधर में लगेगा और ये स्पर्शी क्षैतिज में लगता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक, ये ब्लॉक ये ब्लॉक और ये यू वेग से इधर की ओर चल रहा है, एक्स दिशा की ओर यू वेग से चल रहा है, और इस पर हमने स्पर्शी बल लगाया। स्पर्शी बल हमेशा क्षैतिज में लगता है, ये हमने बल लगाया इधर, तो इसका जो वेग था वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसी दिशा में बल लगाया। यू वेग से पहले से चल रहा था और उसमें हमने
धक्का दिया, ये जो बल लगाया इस पर से, इसकी वजह से जो हमारा ये वेग है ये बढ़ जाएगा। और इधर देखिए, अब एक ब्लॉक ये है, तो इस पर जो यूएक्स चल रहा था, हमने बल लगाया इस पर से इधर की ओर, इस केस में इधर की ओर लगाया था, इसमें इधर की ओर लगाते हैं, तो इसमें हमको मंदन मिलेगा, ये एफ, तो इसका जो वेग है वो घट जाएगा, वेग घट जाएगा, ये होता है। अगर उसके विपरीत हमने बल को लगाया तो उसमें जो वेग था उसमें रुकावट आएगी ना, तो हमको मंदन मिलेगा उसमें, तो वेग हमारे पास एक घट जाएगा, जो वेग होगा ये घट जाएगा, और इसमें उसी दिशा में, वेग की दिशा में ही बल लगाया तो बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि अब लंबी बल, अगला केस देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले, चलिए नोट हो गया होगा, देखते हैं अविलंबी बल, अगला केस। केस 2, अविलंबी बल, मतलब इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। अविलंबी बल, जैसे ये हमारा ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये, और ये यू वेग से इधर की ओर चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है। अविलंबी बल जो होता है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर लगता है, चाहे वो नीचे से लगे या फिर ऊपर से लगे। तो ऊपर से हमने इस पर बल लगाया, मतलब ऊपर की ओर इस पर बल लगाया, तो ये यू वेग से इधर चल रहा है, एफ इधर होगा, जो बल होगा ऊपर की ओर अविलंबी बल, और इधर यू वेग से चल रहा था, तो जो हमारा ये ब्लॉक है अब ये क्या करेगा, ये अविलंबी बल यहाँ, ये अविलंबी बल, तो जो ये हमारा ब्लॉक है वो ऊपर की ओर ऐसे चलने लगेगा, क्योंकि यू एक्स इधर चला और एफ भी ऊपर की ओर खींच रहा है, तो ये हमारा ब्लॉक ऊपर की ओर चलने लगेगा। ऊपर की ओर जाने लगेगा, ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो अब देखते हैं हम, और प्राकृतिक जो नेचुरल हैं फोर्स, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से। एक होता है गुरुत्वीय बल, और जो प्राकृतिक फोर्स हैं, प्राकृतिक बल, वो होते हैं गुरुत्वीय बल, जो एफ होता है, जिसमें हमेशा नीचे की ओर बल लगता है। एक वैद्युत चुंबकीय बल होता है, और प्रबल बल होता है, और दुर्बल बल, ये न्यूक्लियस के बीच लगते हैं। प्रबल और दुर्बल बल, जो वीक फोर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के बीच लगते हैं, यानी न्यूट्रॉनों के बीच लगते हैं। आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फंडामेंटल फोर्स
ऑफ नेचर। इसका नेचर देखते हैं फोर्स का क्या होता है। एक होता है गुरुत्वीय बल और दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है शक्तिशाली बल यानी प्रबल बल। चौथा वीक फोर्स दुर्बल बल। ग्रेविटेशन फोर्स और ये वैद्युत चुंबकी मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स और ये होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स और ये वीक फोर्स। वीक फोर्स और ये गुरुत्वीय बल द्रव्यमानों के बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच, जैसे m1 इधर m2, ये इनके बीच की दूरी r ये होता है। तो जो f होगा वो k m1 m2 अपॉन बीच की दूरी r। ये द्रव्यमानों के बीच लगता है। उसी तरह ये वैद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के बीच लगता है। ये लगता है जैसे प्लस क्यू, इधर भी प्लस Q1 Q2, ये इनके बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं A और ये B, इनके बीच की दूरी जो है वो R है। तो F जो होगा K, इधर जो K आता है ये K नहीं आता है, यहाँ पर G आता है, और ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। स्ट्रॉन्ग बल न्यूक्लियस के बीच लगता है, और ये भी ये दोनों न्यूक्लियस के बीच लगते हैं, यानी नाभिकीय कणों के बीच। कहने का मतलब ये नाभिकीय कणों के बीच लगते हैं, ये होता है। और ये ग्रेविटेशन फोर्स एक द्रव्यमान होगा दूसरे को वो खींचेगी, दूसरे द्रव्यमान को खींचेगी। जैसे पृथ्वी है, दूसरी वस्तु को ये खींचती है। ये जो पृथ्वी है ये भी एक द्रव्यमान है, और जो दूसरी वस्तु है उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। और इसमें जो आता है मान वो हमेशा निगेटिव में आता है, क्योंकि ये हमेशा ये आकर्षण बल होते हैं, इसलिए आकर्षण बल होते हैं, तो इसका मान जो होता है वो निगेटिव में आता है, ये रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि बलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बलों को दो भागों में बांटा जा सकता है।
एक होता है कि संपर्क बल, दूसरा नॉन संपर्क यानी गैर संपर्क बल। संपर्क बल में जो टच में रहे हैं वो संपर्क बल होते हैं। जैसे हमारा फ्रिक्शन है, घर्षण बल, और स्पर्शी बल, अभिलंबी बल, ये सब टच में रहते हैं तो ये संपर्क बल होते हैं। बलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है संपर्क बल, दूसरा गैर संपर्क बल, और इसमें जो आता है अभिलंबी बल, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और तीसरा तनाव यानी टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स होता है। और गैर संपर्क में, ये संपर्क में होते हैं। जैसे अभिलंबी बल, कोई ब्लॉक है तो उस पर नीचे से बल लगाएं, या फिर जैसे वो रखी है बस रेस्ट में है तो या तो फिर उसके ऊपर से बल लगाएंगे या फिर नीचे से बल लगाएंगे, तो वो संपर्क में आते हैं। वो संपर्क बल होते हैं। जो घर्षण बल है, जैसे ब्लॉक है वो चल रही मान लेते हैं कोई वेग से चल रही है तो उसमें फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। जैसे हमने ब्रेक लगाया तो उसमें घर्षण लगता है। अभिलंबी बल जो होता है, जैसे ये हमारा ब्लॉक है तो इस पर ये नीचे की ओर लग सकता है या फिर नीचे से ऊपर की ओर लग सकता है, ये अभिलंबी बल होते हैं, अभिलंबी बल। और जैसे ये ब्लॉक चल रही है, मान लेते क्षैतिज में चल रही, कहीं पर ऊर्ध्वाधर में चल रही थी, जो उसके बीच में ये जैसे यू एक्स से इधर चल रही है तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पर एक जैसे हमने ब्रेक लगाया तो यहाँ पर जमीन और ब्लॉक के बीच में जो लगता है यहाँ पर बल, वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर इधर की ओर, पीछे की ओर। फ्रिक्शन हमेशा जिस तरफ वेग होता है उसके विपरीत लगता है हमेशा। जिस तरफ ब्लॉक हमारा चलेगा उसके विपरीत लगेगा हमेशा फ्रिक्शन। और ये तनाव, ये खिंचाव होता है, ये रस्सियों में आता है। रस्सियों में जैसे हमारा ये कोई ब्लॉक और यहाँ पर कोई पुली है घिरनी, ये इससे बंधी, और ये पगला है, ये इस रस्सी को खींच रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें टेंशन लगता है T। और यह रस्सी सेम है इसलिए टेंशन सेम होगा, पूरी रस्सी में टेंशन बराबर होगा, जो टेंशन फोर्स है वो बराबर लगेगा। और इसमें जैसे और एक पुली, जैसे ये पुली बंधी है दूसरी रस्सी से, ये रस्सी दूसरी रस्सी, तो जो इसमें टेंशन आता है, इसमें जैसे T है तो इसमें 2T हो जाता है, इसके 2 गुना। जैसे हम यहाँ पर T मानेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। इसमें जो टेंशन, इसमें 2T हो जाता है, इसके डबल हो जाता है, जो पुली से बंधी हुई रस्सी ये होता है। और ये गैर संपर्क देखते हैं,
ये तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये गैर संपर्क बल। गैर संपर्क बल में जो दोनों बल, जैसे दोनों दो वस्तुएं दोनों टच में ना रहे तो उनके बीच अगर जैसे बल लग रहा है तो गैर संपर्क बल होते हैं। जैसे दो आवेशों के बीच लगता है, यानी गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल संपर्क में नहीं होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये होता है उसमें। गुरुत्वीय बल। दूसरा स्थिर वैद्युत बल, ये आवेशों के बीच लगता है। ये जैसे m1 का है और ये m2, इनके बीच की दूरी अलग अलग होते हैं। ये इधर की ओर लगता है, इसमें इसमें इधर की ओर लगता है बल। और जो आवेश है जैसे q1, ये a मान लेते हैं और b मान लेते हैं, ये प्लस q और ये भी प्लस का q1 q2, ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण लगेगा। बीच की दूरी r मान लेते हैं, ये इनमें प्रतिकर्षण लगेगा। इसमें b के कारण a पर जो बल लगेगा इधर की ओर लगेगा, a के कारण जो b पर लगेगा बल वो इधर की ओर लगेगा। इसमें F जो आएगा F A टू B, A टू B ये लगेगा F A टू B, यानी B के कारण A पर बल, B के कारण A पर बल इधर की ओर, क्योंकि आवेश जैसे आवेश मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव निगेटिव है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो प्रतिकर्षण वाला होता है। अट्रैक्शन नहीं होता है, उसमें आकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये दोनों आवेश एक भागने लगेंगे बाहर की ओर, इसलिए इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा। जो इस पर बल लगेगा वो ए के कारण लगेगा, इस पर बी के कारण लगेगा। तो वही हम लिखे हैं एफ बी के कारण ए पर बल, और यहाँ पर एफ बी ए के कारण बी पर बल ये होता है, यही हम लिखते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं न्यूटन अंकल का प्रथम नियम क्या कहता है, इतना सा नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। इनका पहला नियम था कि जैसे जो वस्तु है वो अगर विराम में है तो विराम में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। या फिर जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, कोई बस है वो गति कर रही है, जा रहे, अगर उस पर कोई बल न लगाया जाए, किसी भी तरह का बल न लगाया जाए, आई एम सो सॉरी, अगर उसमें एक मिनट, जैसे कोई वस्तु है चलते जा रही, उसमें किसी भी प्रकार का बल ना लगाया जाए तो वस्तु वो जाती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। जो वस्तु अगर गति में है तो वो गति में बना रहना चाहती है, जो वस्तु विराम में है तो वो चलना नहीं चाहती है, वो विराम में ही बना रहना चाहती है। बस है चलते जा रही, न गुरुत्वीय बल हो, न किसी भी प्रकार का, न घर्षण बल हो, कोई भी बल ना हो तो वस्तु कभी रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी। तो ये होता है यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह
विराम में बनी रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु का यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो वह समान वेग में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये होता है न्यूटन अंकल का पहला नियम। यही होता है कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही बनी रहेगी अगर उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अगर वस्तु गति कर रही है एक समान से तो एक समान गति में बनी रहना चाहती है। उसका जो वेग है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होना चाहती वस्तु। अगर उस पर बल लगा दिया जाएगा तो उसका वेग कम या ज़्यादा हो सकता है। ये होता है अगर उस पर किसी भी प्रकार का बल ना लगाया जाए। जैसे अंतरिक्ष में आप कोई वस्तु को छोड़ देंगे जिस जगह पर तो वस्तु वो हमेशा के लिए उसी जगह पर वो हमेशा के लिए वो अंतरिक्ष में रहेगी हमेशा के लिए, ना वो नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी। इस तरह से जिस जिस स्थिति में हम छोड़ेंगे उस स्थिति में रहेगी क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का बल नहीं लगता है इसलिए। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं जड़त्व। जड़त्व भी देख लेते हैं। इनर्शिया इनर्शिया बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये आलस होता है। जड़त्व का मतलब ही आलस होता है। जड़त्व ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा इसका द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा इसका जड़त्व होगा। आइए देखते हैं। यह वस्तु का गुण होता है जो यह वस्तु का गुण होता है जो ये क्या करता है कि जैसे जैसे वस्तु चल रही है तो उसको ये चलने नहीं देगा। अगर वस्तु रुकी है तो ये चलने के लिए बोलेगा। ये होता है जड़त्व। आलस होता है ये वस्तु का गुण होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसको 1 नंबर मान लेते हैं और 2 ये जड़त्व। वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जिसका भार अधिक होगा उसमें आलस ज़्यादा होगा। उसका चलने का मन बहुत कम करेगा, वो चलना ही नहीं चाहेगा। और जैसे वस्तु चल रही है तो ये वस्तु का विरोध चलने का विरोध करेगा कि वस्तु ना चले। ये होता है जड़त्व।
अब देखते हैं हम जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व के प्रकार देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं इसको। जड़त्व के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गति का जड़त्व, दूसरा जो होता है विराम का जड़त्व, और जो तीसरा होता है हमारा वो दिशा का जड़त्व होता है। जैसे गति का जड़त्व है तो गति कर रही तो उसमें रुकावट आएगी। जैसे विराम का जड़त्व वस्तु विराम में बनी रहना चाहती है, उसके अंदर आलस है। जैसे वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, वो चलना ही नहीं चाहेगी, उसके अंदर आलस आ जाता है, ये होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने का मन करेगा, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको मन भी नहीं करेगा, आपके अंदर भी आलस आ जाएगा। ये दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व होता है कि जो जैसे इस दिशा में चल रही वस्तु तो ये कहेगी कि इस दिशा में न चले, वो पीछे की ओर चले। ये दिशा का जड़त्व उसका विरोध करती है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का बल है वो संवेग के समानुपाती होता है। जिसमें जिस वस्तु में वेग के साथ साथ में उसका द्रव्यमान भी हो वो संवेग होता है। इसे पी से संवेग को पी से डिनोट करते हैं। और पहले इसको जान लेते हैं ये क्या होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल संवेग के समानुपाती होता है। ये होता है जैसे F प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। F प्रोपोर्शनल ये नहीं होता है थोड़ा सा। और लगने वाला परिणामी बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये होता है किसी वस्तु पर लगने वाला उसका परिणामी बल संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग। अब देखते हैं इसमें जो F है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dP अपॉन dt, ये होता है। P को संवेग बोलते हैं और ये dt यानी अवकलन हमको करना पड़ेगा, अवकलन है ये। इसको परिवर्तन की दर को हम अवकलन भी बोलते हैं, मैथ में अवकलन बोलते हैं, फिजिक्स में परिवर्तन की दर बोलते हैं। इसको dP अपॉन dt ये होता है परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष होता है। तो ये P क्या होता है, जो P है ये P बराबर संवेग, और P बराबर इसको मतलब संवेग द्रव्यमान के साथ साथ मतलब वेग के साथ साथ द्रव्यमान भी हो उसका,
इसको एम वी, एम उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और ये वेग, और ये संवेग, ये होता है। ये होता है पी, यही होता है संवेग, और ये पी है। dp अपॉन dt ये संवेग होता है। अब देखें तो f अगर ये बराबर करेंगे तो इसमें कोई कांस्टेंट आता है। जब इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है कुछ ना कुछ, तो इसको k मान लेते हैं। तो ये हुआ dp अपॉन dt, ये हुआ। k की वैल्यू हम 1 रख दें तो f हो जाएगा dp अपॉन dt। ये होता है कि जो परिणामी बल है वो, जो परिणामी बल है उस संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है जब k का मान 1 हो, तब ये होता है। अब देखते हैं कि p को हम क्या लिख सकते हैं। f इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, तो ये d हो गया, और p को हम यहाँ से उठा लेते हैं। p की जगह पर हम m लिख सकते हैं ना, m v, वेक्टर इतना लिख सकते हैं, अपॉन dt कर सकते हैं, ये होता है। और f इसको कर लेंगे क्या, इज इक्वल टू, अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। अवकलन आपको अच्छे से आता होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा अवकलन समाकलन। तो हम इसका अवकलन करेंगे, ये इंटू में है तो हम पहले m को ले लेते हैं बाहर और v का अवकलन कर देते हैं। m इसका अवकलन dv अपॉन dt करेंगे। हम m को पहले ले लिया और v का अवकलन कर दिया, प्लस अब की बार v को हम बाहर ले लेते हैं, v और m का अवकलन कर देते हैं, dm अपॉन dt, ये हो गया। तो ये होता है, इसको भी याद रखना है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये इतना इतना ये काम की चीज़ है, इसको याद रखना है, याद रखना है। और यदि जो द्रव्यमान नहीं बदल रहा, जैसे द्रव्यमान कोई वस्तु चल रही, अगर उसका द्रव्यमान नियत है, द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, तो dm अपॉन dt ये शून्य हो जाता है। क्योंकि द्रव्यमान अगर नियत हो गया तो यानी dm बाई dt 0 हो जाएगा। जो द्रव्यमान की दर है वो तो बदल नहीं रही है, इसलिए dm बाई dt 0 हो जाता है। यदि इधर देखते हैं, यदि द्रव्यमान नियत है तब f जो होगा m dv अपॉन dt, ये होगा प्लस, ये हो जाता है, तो v इंटू डी एम अपॉन डी टी, ये करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये 0 हो जाता है। यदि द्रव्यमान नियत है तब dm बाई dt 0 हो जाता है। तो इसमें बचता क्या है हमारे पास, f m dv अपॉन dt। आपने पढ़ा होगा, वेग में पढ़ा होगा कि dv अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है dv अपॉन dt होता है a, ये होता है जो ये है, ये त्वरण होता है। dv अपॉन dt बराबर a के होता है, इसको हम त्वरण बोलते हैं। तो हम dv अपॉन dt को a लिख सकते हैं, f बराबर m a, ये लिख सकते हैं, f बराबर m a। अब आपको याद आ गया होगा कि f बराबर m a क्यों होता है, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है, तो इसलिए f बराबर m a होता है, ये होता है। अगर कहीं पर द्रव्यमान की परिवर्तन की दर अगर शून्य दे रखा है या फिर नियत दे रखा है, नियत द्रव्यमान दे रखा है, तो ये शून्य हो जाता है और f बराबर m a के बराबर आ जाता है। तो ये फार्मूला भी काम की चीज़ है, इसको भी याद रखना है। ये वाला काम की चीज़ है ये, और ये भी, इनको भी याद रखना है, याद रखना है, और इसको भी याद रखना है, f बराबर m a, और इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये हमारा न्यूटन अंकल का दूसरा नियम था।
नोट कर लीजिए इतना सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं पर भी काम आ सकता है आपको। नोट कर लीजिए, ये जो फार्मूले हैं ये आपको डायरेक्ट किसी सवाल में अप्लाई करने होंगे, ऐसे आते हैं सवाल। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करें। चलिए अब हम देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है, न्यूटन अंकल का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, इसमें क्या होता है कि हर वस्तु के विपरीत, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसमें। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, गोली जितना बंदूक पर बल लगाएगी और बंदूक उतना गोली पर बल लगाएगी, ये होता है इसमें। तो हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या होगा कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं में लगता है। जैसे Q1 Q2 ये दो आवेश B A, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R, ये भी प्लस और ये भी प्लस, या फिर A भी माइनस और A भी माइनस, तब ये बाहर की ओर भागेंगे। इधर F लगेगा और इधर भी F लगेगा। ये जितना बल ये इस पर लगाएगी उतना ही बल ये इस पर लगाएगी। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर बंदूक से निकली हुई गोली, ये होता है न्यूटन अंकल का तीसरा नियम। और जो बल होते हैं वो कभी एक ही वस्तु में नहीं लगते हैं, वो युग्म में हमेशा लगेंगे। दो वस्तुओं के बीच में लगते हैं बल, बल हमेशा युग्म में ही लगते हैं, ये होता है। ये 3 पॉइंट हो गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इसके सवाल पर, क्वेश्चन अब करते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और IIT JEE, जैसे IIT JEE नीट एग्जाम के लेवल में आपको ले जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबाई की एक मिट्टी की दीवार घेरने से ठीक पहले 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली की चाल 1 मीटर पर सेकंड है। जब दीवार इतने न्यूटन का औसत अवरोध लगाती है तो दीवार के दूसरी तरफ निर्गत गोली की चाल हमसे चाल पूछा है। तो हम पहले बना लेते हैं दीवार, ये मिट्टी की दीवार मान लेते हैं, और इस पर ये इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 20 मीटर 20 सेंटीमीटर दे रखे, तो हमको मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसकी चाल दे रखी है तो हमको मीटर में निकालना होगा। तो मीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर 20 इंटू
20/100 से ये सेंटीमीटर होता है ना, ये भी सेंटीमीटर, ये कैंसिल हुआ और ये कटा और ये ऊपर आ जाएगा दशमलव में, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा मीटर में। तो कहने का मतलब अगर मीटर में बदलना है तो 100 से हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाता है 0.2 मीटर हो जाता है, मीटर हो गया। और इसका वेग हम मान लेते हैं यू मान लेते हैं। और इस भी हमसे पूछा है प्रारंभिक वेग इतना भेजने के लिए, तो गोली की चाल दे रखे हमको, u बराबर 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है इतनी, ये दीवार है और इस पर एक अवरोध उत्पन्न है, F बल इधर की ओर लग रहा है, मतलब बल इधर की ओर अपोजिट लग रहा है, इधर की ओर गोली उधर चल रही है और बल इधर की ओर लग रहा है। ये हमारी गोली है, ये मान लेते हैं ये गोली, और अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो हमारे पास एक बल दे रखा है, पहले अवरोध मतलब उसमें जो त्वरण है वो कम होता चला जा रहा है, मतलब जो वेग है वो कम होता चला जा रहा है, तो हमको त्वरण मिल जाएगा क्योंकि ये हमको बल दे रखा है। बल क्या होता है, F बराबर, अभी हमने पढ़ा F बराबर ma, ये होता है, एक मिनट, F बराबर ma ये होता है। तो हमको F दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -2, इतना दे रखा है। M दे रखा है हमको 20 ग्राम, ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेते हैं, इसमें जैसे मीटर में हमको दूरी मीटर में लेते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 20/1000 कर देते हैं, इसको 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा और किलोग्राम में आ जाएगा। तो और इंटू में ए ये हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कटा और ये 2 ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा, ये से ये खा जाएगा और इधर कितना है, ये दशमलव है, दशमलव से दशमलव उठाया 0 बढ़ाया और ये 25 है तो 5 आएगा अपॉन 4 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से काट देंगे, तो ये हमारे पास मंदन आया, मंदन मिलेगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि कह रहा है कि ये सवाल में कह रहा है कि औसत अवरोध लगाती है, ये न्यूटन जो बल है ये औसत अवरोध लगाती है, इसलिए माइनस का आया, विपरीत लगाती है, माइनस में आया। तो अब हमको वेग निकालना है, वेग ये वाला वेग निकालना है, निर्गत वाला, तो उसके लिए हमारे पास इसमें टाइम नहीं दिया, तो हम वो समीकरण लगाएंगे जिसमें टाइम ना हो। तो हमारे पास गति का तीसरा नियम है, समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as ये होता है। तो v² u दे रखा हमको 1 मीटर पर सेकंड और ये 2 इंटू में एक कितना है 5/4 ये दे रखा है और s दे रखा है 0.2 इंटू 0.2 मीटर, ये हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये कितना हुआ, ये 2 बचेगा और ये कट जाएगा, 2 बचा और ये 2 से ये 2 कट गया, ये दशमलव है तो ये नीचे आ जाएगा और ये 5, ये 2 कट गया, ये दशमलव है तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस ये होता है। 1 मिनट, ठीक, क्या हो रहा है, ये होगा। तो अब देखेंगे कि जो v² हुआ, ये 1 से हम आधा घटाएंगे तो ये 0.5, ये 0.5 बचेगा, इसको हम लिखेंगे तो ये 1/2 ये होगा। तो v लिखेंगे तो ये 1/√2 आ गया, v का मान 1/√2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा वो लगभग इसके बराबर आएगा 0.7 के, तो हमारा ये पॉइंट सही हो जाएगा। तो v आ जाएगा 0. इसको सॉल्व करेंगे और ये रूट वाला 2 तो 0.7 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमको निकालना था। तो ये ऐसा क्वेश्चन JEE मेंस में 2019 में आया था ये क्वेश्चन।
नोट कर लीजिए इतना सा। अच्छा क्वेश्चन, जेईई मेंस लेवल का है। नोट हो गया होगा। चलिए चलिए अब हम, टाइम भी हो रहा है कुछ, तो हम लेक्चर को इसी पर हम समाप्त करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, उसमें आवेग ये सब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे इसी में। चलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टेक केयर।